टाइम था 23 अगस्त 2025 का और जगह थी कर्नाटक का मैसूर। जब एक लड़का एक होटल से बाहर निकलता है, होटल वालों से ये बात पूछकर कि भाई यहाँ आसपास में ढाबा कहाँ पर है, और वो ढाबे के पास जाकर जो कुछ भी उसे खाने पीने की चीज़ें लेनी थी वो सारी ही चीज़ें लेकर वो वापस अपने होटल में आ जाता है। और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जिस रूम में वो रुका हुआ था उस रूम के बाहर जाकर दरवाज़ा वो नॉक करने लगता है, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तो कुछ एक देर तक तो वो वेट करता है और उसके बाद होटल स्टाफ के पास जाकर मदद मांगने लगता है कि भाई शायद मेरी पत्नी अंदर सो चुकी है, तो क्या तुम मेरी मदद वो दरवाजा खुलवाने में कर सकते हो। होटल स्टाफ काफी अच्छे से जानता था कि ये लोग अभी अभी 2-3 घंटे पहले ही यहाँ पर आए थे। ये बंदा हम लोगों से ही ये पूछ कर कि आसपास में खाना कहाँ पर मिल सकता है अभी बाहर गया था, तो अब ये वापस आ गया है। इसकी पत्नी अगर दरवाजा नहीं खोल रही है तो उन्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और वो मास्टर की लेकर रूम नंबर 116 के पास जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उसने वो दरवाजा खोल दिया और उसके बाद जैसे ही वो बंदा वापस जाने लगता है तो उसको थोड़ी सी झलक अंदर की दिखाई देती है, जिसे कि देखकर वो वहीं पर रुक जाता है और उस आदमी के साथ साथ उस कमरे के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अंदर इस टाइम जो महिला थी इस टाइम काफी ज्यादा बुरे तरीके से वो अपनी जान गंवा चुकी थी। उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर वो होटल स्टाफ का मेंबर बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वो दौड़कर मैनेजर के पास जा पहुंचता है। उसे अपने साथ लेकर वो दोबारा से रूम नंबर 116 में आता है, जहां पर कि इस टाइम वो लड़का जो कि इस टाइम बाहर खाना लेने के लिए गया था नीचे जमीन पर बैठकर काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रहा था। इन सारी ही चीजों को देखकर उस मैनेजर को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उसी से पूछने लगता है कि हाँ भाई, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है जो वो लड़का खाना लेने के लिए गया था। सिद्धे राजू उसने ये बात कही कि भाई कभी कभार मेरी पत्नी फोन चार्जिंग पर लगाकर बात करने लग जाया करती थी और आज भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि यहाँ पर साइड में एक मोबाइल फटा पड़ा है, तो जरूर आज भी ये बिल्कुल इसी तरीके से मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर बातें कर रही होगी। और जब वो लोग दर्शिता नाम की उस लड़की के पास पहुंचते हैं, उसे थोड़ा गौर से देखने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके पूरे के पूरे शरीर पर कहीं पर भी चोट के निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में इस टाइम खून बिखरा हुआ है। और खून बिखरने का कारण ये है कि जो इसका मुंह है वो काफी हद तक इस टाइम गायब हो चुका है। उसे देखकर ये बात लग रही है कि इसका मुंह का आधा हिस्सा तो उड़ चुका है। और जैसा कि ये बोल रहा है कि इसकी पत्नी कभी कभार मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर किसी न किसी व्यक्ति से बात करती रहती है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ भी होगा। लेकिन सीधे राजू मैनेजर से ये बात कहता है कि उसे ये बात लगती है कि अगर इसे टाइम से अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो इसकी जान बच जाएगी। लेकिन वो होटल मैनेजर इस बात के लिए मना कर देता है कि इसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। जैसी कंडीशन में हम लोग इसे देख रहे हैं इसका आधे से ज्यादा फेस उड़ चुका है, तो हमें एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने इस टाइम पुलिस के पास कॉल कर दिया था। पुलिस को सारी की सारी चीजों के बारे में बताने की कोशिश की और बहुत जल्द पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ भी जाते हैं। पुलिस ने जैसे ही रूम के अंदर एंट्री ली, वहाँ पर आसपास में देखना शुरू किया तो पुलिस को पता चलता है कि पूरे के पूरे फर्श पर काफी हद तक खून फैला हुआ है। एक लड़की है जो कि इस टाइम बिस्तर पर पड़ी हुई है, इसका आधे से ज्यादा इस टाइम फेस गायब है। जब पुलिस ने उसके और ज्यादा नजदीक जाकर देखा तो ये बात पुलिस को पता चलती है कि इसके मुंह के पास कोई ना कोई ऐसा धमाका हुआ है जिसके चलते इसके मुंह के चिथड़े चिथड़े उड़ गए होंगे। यहाँ पर आसपास की दीवारों पर काफी सारा खून लगा हुआ है। तो पुलिस ने सिद्धे राजू से ही पूछताछ करनी शुरू की और सिद्धे राजू ने बताया कि जनाब ये मेरी पत्नी है, आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर पास में मौजूद मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद हमें जाने में थोड़ा देर हो रहा था, हम बहुत ज्यादा थक भी चुके थे, तो हम लोग यहाँ पर आकर इस होटल में रुक जाते हैं। अब हम दोनों को ही भूख लगी हुई थी तो मैं बाहर खाना लेने के लिए गया था और जैसा कि होटल के स्टाफ से पूछा जाता है तो उन्होंने भी यही बात कही कि हाँ जनाब, ये लोग लगभग 12 बजे के आसपास आए थे। ये दोनों ही यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक रुके थे। 2 बजे के आसपास ये बंदा बाहर हम लोगों के पास आया, ये बात पूछने लगा कि हमें खाना खाना है, आसपास की जगहों पर कहाँ पर इन्हें खाना मिल सकता है। तो हमारे होटल में तो खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं थी, तो हम लोगों ने जो सबसे पास में यहाँ पर एक होटल
होटल है उसका पता इसे बताया था। ये तकरीबन 40-45 मिनट बाद ही खाना लेकर वापस आ गया था और उसके बाद इसने जाकर दरवाजे पर नॉक किया था, लेकिन जब किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तो ये हमारी मदद लेने के लिए आया था और हम लोगों ने आखिरी टाइम में मास्टर की से इस दरवाजे को खोला था। पुलिस ने बॉडी को अपनी हिरासत में ले लिया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दूसरी तरफ सिद्धे राजू से ही पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, आखिरी टाइम में तुम्हारे बीच क्या हुआ था, क्या तुम लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी। इसी तरीके की नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स सिद्धे राजू के साथ कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम यहाँ पर आ चुकी थी और उन्हें वहां पर जब सारे के सारे सबूत पुलिस के द्वारा इकट्ठे किए जा रहे थे तो कुछ एक चीजें ऐसी मिलने लगती है जिसे कि देखकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं कि इन सारी ही चीजों का यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि पुलिस को वहां पर कुछ एक मात्रा में जेलेटिन भी मिला था। ये एक विस्फोटक पदार्थ है, तो पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें शक सिद्धे राजू के ऊपर ही होने लगता है कि जरूर इस बंदे के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। बाकी होटल के स्टाफ से जब पूछताछ की जाती है तो उन्होंने मना कर दिया कि जनाब, हमारे पास तो कोई भी मोबाइल फटने की, यहाँ पर आवाज आने की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने तो कोई आवाज भी नहीं सुनी। तो पुलिस ने सिद्धे राजू को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे जोर जबरदस्ती करके थोड़ा दबाव जब उनके ऊपर बनाया जाता है कि तूने तो सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे केमिकल हमें वहां पर मिले हैं, ये चीज मिली, वो चीज मिली, इन सारी ही चीजों का एक नॉर्मल कमरे में कोई काम ही नहीं है, तो तुम ही बता दो कि वहां पर हुआ क्या था। और सिद्धे राजू के ऊपर जब थोड़ा सा दबाव बनाया जाता है तो उसने पूरी की पूरी कहानी पुलिस को डिटेल से बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात बताई कि इसका नाम सिद्धे राजू है, इस लड़की का नाम दर्शिता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, काफी सालों से ये एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन आखिर में जब शादी का टाइम आता है तो दर्शिता के घर वालों ने इस बात से मना कर दिया कि वो इसके साथ शादी नहीं कर सकती। दर्शिता इस टाइम अपने घर वालों के दबाव में थी तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई और आखिर में उसकी शादी हो जाती है। सिद्धे राजू को भी यही बात लगा करती थी कि जिस तरीके से दर्शिता उसे भूल जाएगी उसी तरीके से ये भी उसे भूल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वो इसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और यही कारण था कि शादी के काफी साल बाद तक ये इसे ही याद करता रहता है। इसने किसी और से शादी नहीं की और एक दिन ऐसा भी आया जब दर्शिता वापस अपने घर पर आई थी तो ये इसके पास जाता है, इसे ये बात पूछता है कि क्या ये इसके साथ कहीं पर घूमने के लिए जाएगी, ये इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो दर्शिता इस बात के लिए मान जाती है और वो उसे मार्केट में घुमाने के लिए लेकर जाता है और वहीं पर सिद्धे राजू ने अपने सारे के सारे हालात दर्शिता के सामने रख दिए कि वो अभी भी उसे भूल नहीं पा रहा है, वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन दर्शिता इस बात के लिए मना कर देती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी हो चुका है, तो अब तो वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन जैसे तैसे कर वो दर्शिता को बनाने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन दर्शिता मना कर देती है और उसके बाद वो वापस अपने ससुराल केरल में चली जाती है। अगली बार जैसे ही वो दोबारा से आती है तो अब की बार सिद्धे राजू ने काफी सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए थे। उसने दर्शिता से ये बात कही कि वो आखिरी बार उसके साथ एक मंदिर में घूमना चाहता है। दर्शिता इस बात के लिए मान जाती है और उसके बाद ये दोनों के दोनों उसी मंदिर में घूमने के लिए जाते हैं जहां पर कि ये 23 तारीख को सबसे पहले तो सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं और उसके बाद जाकर इन्होंने एक होटल में कमरा ले लिया। इन दोनों का ही ये कहना था कि इस टाइम तक ये बहुत ज्यादा थक चुके थे। दरअसल ये सारी की सारी प्लानिंग सिद्धे राजू ने पहले से ही कर ली थी। ये मंदिर इनके घर से थोड़ा दूर था तो उसे काफी अच्छे से पता था कि ये दोनों ही थक जाएंगे और एक होटल तो इन्हें लेना ही पड़ेगा। लेकिन बीच रास्ते में जब तक कि ये मंदिर में नहीं पहुंच गए, सिद्धे राजू बार बार इससे मिन्नतें करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है। ये बात कहता है कि अगर अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम अपना सिर्फ और सिर्फ घर छोड़ दो, तुम्हारा बच्चे को तुम्हारा पति अपने आप पाल लेगा। अगर हम लोग कहीं पर भाग कर जाना चाहें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम मुझसे इस टाइम शादी कर लो। लेकिन दूसरी तरफ दर्शिता इन सारी ही चीजों से लगातार मना करती जा रही थी और उसके बाद जैसे ही इन्होंने मंदिर में अपने दर्शन वगैरह किए, जो कुछ
भी जहाँ पर भी ये लोग घूमना चाहते थे वहाँ पर घूम लेने के बाद इस टाइम ये थक तो चुके ही थे, तो एक होटल में इन्होंने कमरा ले लिया। 12 बजे ये लोग इस कमरे में आ चुके थे और यहाँ पर भी बैठकर सिद्धे राजू ने सारी की सारी बातें दोबारा से दर्शिता के सामने रखनी शुरू की कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। जो कुछ भी वो उसे कह सकता था वो सारी की सारी बातें कह लेने के बाद भी जब दर्शिता ने साफ इनकार कर दिया कि ये तो इसके साथ शादी नहीं कर सकती, इसकी अब एक नई फैमिली शुरू हो चुकी है, इसे उस फैमिली को भी संभालना है, तो आखिर में सिद्धे राजू का प्लान बी शुरू होता है। उसका ये मानना था कि अगर ये इसकी नहीं हुई तो ये किसी की भी नहीं होगी और वो घर से ही अपने साथ एक छोटा सा बम बनाकर लाया था। उसने जिलेटिन वगैरह मिलाकर काफी सारे केमिकलों से एक बम बना लिया था और उसने वो सारा का सारा जुगाड़ अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था। जैसे ही वो पूरी की पूरी तैयारी कर लेता अपने फोन से वो उस बम को फाड़ सकता था, जिसके चलते उसने सबसे पहले तो अपने कमरे का टीवी ऑन किया, उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज कर दी, सारे के सारे खिड़की दरवाजे उसने बंद कर दिए और उसके बाद जो वो छोटा सा बम बनाकर लाया था उसे ले जाकर वो दर्शिता के मुंह पर फिट कर देता है। उसे काफी अच्छे से पता था कि दर्शिता भागने की कोशिश करेगी और यही कारण था कि जब उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया था उसके बाद उसने दर्शिता के हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया और उसके बाद उसके मुंह में वो बॉम्ब उसने फिट कर दिया। साइड में जाकर वो उस बॉम्ब को अपने फोन से ऑन कर देता है और उसका धमाका कुछ इस तरीके का था कि उसमें ज्यादा आवाज तो नहीं आई, लेकिन दर्शिता को अगर देखा जाए तो उसका पूरा का पूरा मुंह इस टाइम फट चुका था। वो वहीं पर बैठकर तड़प रही थी, लेकिन सिद्धे राजू ने सारी की सारी प्लानिंग इस टाइम तक बना ली थी और उसके बाद वो कुछ एक देर तक तो वहां पर वेट करता है और ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण दर्शिता अपनी जान गंवा देती है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ था तो इस ब्लास्ट के कारण यहाँ पर काफी सारा धुआं भी हो गया था, तो उसने बाहर की विंडो को खोल दिया और उसके बाद वो सारा का सारा धुआं वहां से बाहर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर टीवी तो इस टाइम चल ही रहा था और कुछ एक देर तक जब तक कि उसका सारा का सारा ब्लड बह नहीं गया वो वहीं पर बैठा रहता है और जैसे ही उसे ये कंफर्म होता है कि अब ये उठकर बाहर जाकर किसी से मदद नहीं मांगेगी, वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, जाकर होटल वालों से ही पूछताछ करने लगता है कि भाई हमें अब खाना वगैरह खाना है, भूख बहुत ज्यादा लग चुकी है, तो हमें खाना कहाँ पर मिल सकता है। और होटल मैनेजमेंट ने बताया कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको एक ढाबा मिल जाएगा और सिद्धे राजू सीधा का सीधा उसी होटल पर जाता है, खाना पैक करवा के वापिस वो आ जाता है और इस बात को कंफर्म कर लेने के लिए अपने साथ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसने जाकर होटल मैनेजमेंट वालों से ये बात कही थी कि इसकी पत्नी ने शायद अंदर से कमरा बंद कर रखा है और जो चाबी इसके पास थी वो तो इस टाइम कमरे के अंदर ही है, तो क्या प्लीज आप मास्टर की से इस दरवाजे को खोल पाएंगे। और जैसे ही होटल मैनेजमेंट वाले उसके साथ जाते हैं तो उन्होंने ये चीज अपनी आंखों से देख ली कि जैसे ही ये बंदा अंदर आया है इसकी पत्नी ने अपनी जान गंवा दी है और वो लोग सबूत के तौर पर इसकी मदद कर पाए। ये सारी ही चीजें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और ये बात भी इस टाइम तक पुलिस को पता चल चुकी थी कि ये दोनों यहाँ पर पति पत्नी बनकर आए थे, लेकिन असल में ये पति पत्नी नहीं जबकि पुराने लवर्स थे, जिनमें से एक ने इस टाइम अपनी जान गंवा दी है। लेकिन सिद्धे राजू यहीं पर है तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अभी भी सिद्धे राजू के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी को सुन लिया है, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये दोनों एक टाइम में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन सिद्धे राजू अपनी प्रेमिका को कभी भूल नहीं पाया और उसके बाद उसका उसने कुछ ऐसा हाल कर दिया। क्या सच में ये प्यार ही था या फिर कुछ और था, क्योंकि अगर वो सच में ही उसे अपनी प्रेमिका मानता होता तो वो कभी भी उसकी ऐसी हालत ना करता। क्या कभी कोई लवर अपने पार्टनर का जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है कभी ऐसा हाल करेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कहानी सुन ली है तो इस केस के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके का कदम सिद्धे राजू ने उठाया था ये काफी ज्यादा गलत था। या तो टाइम रहते वो उनके माता पिता से जाकर साफ बोल देता कि ये आपस में एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, या फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भूल ही जाना चाहिए था।
टाइम था 17 जून 2025 का और जगह थी तेलंगाना का गढ़वाल। जब तेजेश्वर नाम का एक लड़का सुबह सुबह तैयार होकर खाना वगैरह खा लेने के बाद अपने काम पर चला जाता है। इसका हर रोज का यही काम था, क्योंकि ये जमीन नपाई का काम किया करता था। हर रोज इसके क्लाइंट इसकी वेट करते रहा करते थे। तो बाकी दिनों की तरह 17 तारीख को भी तेजेश्वर सुबह सुबह उठकर तैयार होकर खाना वगैरह खा लेने के बाद अपने काम पर चला जाता है। उसके बाद दोपहर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक तेजेश्वर वापस अपने घर पर नहीं आया था। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि कभी कभार तो उसका काम जल्दी निपट जाता तो वो वापस घर पर आ जाता, लेकिन कभी कभी उसे लेट भी हो जाया करता था तो वो रात होने तक घर पर पहुंच पाता। तो उसके माता पिता को इस बारे में काफी अच्छे से पता था, लेकिन इस दिन लगातार टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन तेजेश्वर अभी तक वापस घर पर नहीं आया था। इसके लगभग 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो उसके माता पिता ने उसकी पत्नी ऐश्वर्या से ही पूछा कि बेटा, अभी तक तेजेश्वर वापस घर पर नहीं आया है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई कॉल आया है? लेकिन ऐश्वर्या इस टाइम अपने फोन में बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी और उसने बिना ही इस बात को ज्यादा सोचे, ज्यादा सीरियस लिए अपने सास ससुर को मना कर दिया कि उसके पति ने अभी तक उसके पास कॉल नहीं किया है और दोबारा से वो अपने फोन पर ही लग जाती है। वो लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे कि इनकी बहू जब से इनके ससुराल में आई है, पहले तो ये थोड़ा बहुत घर के ऊपर ध्यान दिया करती थी, लेकिन अपना ज्यादातर टाइम, मोस्टली टाइम वो फोन पर ही बिताती रहती है। कभी तो अपनी माँ से बातें करती, कभी अपनी सहेलियों से बातें करती, लेकिन इस टाइम ये सारी ही बातें आगे रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी तक इनका बेटा वापस घर पर नहीं आया है। तो सबसे पहले तो इन्हें उसके बारे में जानना चाहिए कि इनका बेटा कहाँ पर रह गया। तो आखिर में उसके माता पिता ने ही तेजेश्वर के पास कॉल किया, लेकिन इस टाइम उसका फोन बंद आ रहा था। उसने उसके जितने भी जान पहचान के लोग थे, जितने लोग उसके साथ काम किया करते थे या फिर जहां पर वो जा सकता था, उन सभी के पास कॉल करना शुरू किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस टाइम ऐसा नहीं था जिसने की ये बात कही हो कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, इस टाइम तेजेश्वर हमारे साथ है। और इसी तरीके से टाइम बीतते बीतते 18 तारीख का आ चुका था। पूरी की पूरी रात गुजर चुकी थी। तेजेश्वर के बारे में इसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता था, ना तो उसका कॉल लग रहा था और ना ही इसके बारे में ये पता चल रहा था कि आखिरकार वो गया तो गया कहां पर। और जैसे ही 18 तारीख का टाइम आता है तो कुछ एक देर तक तो उसके माता पिता ने वेट किया। उसके बाद वो लोग पुलिस के पास जा पहुंचते हैं। पुलिस को सारी की सारी चीजें उन्होंने डिटेल से बताई कि कुछ इस तरीके से उनका बेटा जमीन नपाई का काम करता है। 17 तारीख को वो बड़े ही आराम से घर से तैयार होकर गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा पता नहीं कहां पर वो चला गया कि अब ना तो वो फोन उठा रहा है और ना ही वापस घर पर आ रहा है। अब हम लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग जल्द से जल्द इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। पुलिस ने इस केस को थोड़ा सीरियसली भी लिया और उसके बाद जैसे ही उसे ढूंढना शुरू किया जाता है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसका फोन लगातार बंद आता जा रहा था। तो उसके माता पिता से ही उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की कि क्या आपके बेटे की किसी के साथ कोई लड़ाई थी, कोई रंजिश थी, गांव में किसी के साथ उसकी लड़ाई वगैरह हुई हो तो आप लोग हमें बता दीजिए। लेकिन तेजेश्वर के माता पिता ने इस बात से मना कर दिया कि जनाब, अभी 1 महीने पहले तो इनकी शादी हुई है, ये इसकी पत्नी ऐश्वर्या है और हमारा लड़का तो इतना ज्यादा शरीफ था कि उसने किसी के साथ लड़ाई भी नहीं की। यही सारी नॉर्मली बातें पुलिस ऑफिसर्स को इस टाइम तेजेश्वर के माता पिता बता रहे थे। तो पुलिस ऑफिसर्स तेजेश्वर के माता पिता से बातें करती है, उनके परिवार वालों से बातें करती है और इसके साथ साथ उसकी नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या से भी पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब ऐश्वर्या से पूछताछ करती है और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स ने ये चीज देखी कि तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या के तो बिल्कुल मूड को देखकर लग ही नहीं रहा है कि इसका पति पूरे तरीके से गुम हो चुका है, अभी भी ये अपने फोन पर लगी हुई है, इसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। तो पुलिस को उसी के ऊपर शक होने लगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स पहले अपनी नॉर्मल छानबीन कर लेना चाहते थे। और इसी टाइम पुलिस जब मिसिंग लोगों को ढूंढ रही थी, अननोन ऐसी डेड बॉडी पुलिस को मिल रही थी, जिससे कि वो लोग मिलाकर इस बात की तहकीकात कर रहे थे कि हो सकता है ये बंदा गायब है, इसकी बॉडी यहाँ से मिली है, तो इन दोनों के अंदर ऐसी क्या सिमिलरिटी है जिससे हम लोग इस बात का पता लगा पाए कि ये जो आखिरी टाइम में बंदा गायब हो गया था ये यही है। और यूं ही तहकीकात करते करते पुलिस मध्य प्रदेश के कुरनूल से एक केस को ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर सुगली मिट्टा नहर के पास एक डेड बॉडी मिली थी। झाड़ियों के अंदर
कर उस बॉडी को मानो किसी ने आखिरी टाइम में उठाकर फेंक दिया हो। और उसकी जब बॉडी बरामद कर ली गई थी और तेजेश्वर की बॉडी के साथ जब उसका मिलान किया जाता है कि इस तरीके से तेजेश्वर इस जगह से गायब है, वहां पर एक बॉडी मिली है, इन दोनों में ही क्या सिमिलरिटी है, तो ये बात पता चलती है कि ये बॉडी काफी हद तक तेजेश्वर से मिलती है। और आखिर में तेजेश्वर के पिता को वहां पर बुला लिया जाता है मुर्दा घर में, ये चीज दिखाने के लिए, कंफर्म कर लेने के लिए कि हमें एक बॉडी मिली है, एक बार आप इसे चेक कर लीजिए कि ये आपके बेटे की ही तो नहीं। और इसी टाइम उसके हाथ पर छपे हुए एक टैटू से तेजेश्वर के पिता इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, ये कोई और नहीं जबकि उसका बेटा ही है। इसकी बॉडी इस टाइम काफी ज्यादा बुरे तरीके से डिकम्पोज होने लगी थी, इसके काफी ज्यादा बुरे हालात थे। तो वैसे तो नॉर्मली वो लोग उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन उसके टैटू को देखकर वो लोग कंफर्म हो चुके थे कि ये कोई और नहीं जबकि तेजेश्वर ही है। पुलिस ने अब जो ये मिसिंग कंप्लेंट का केस था, इसे अब मर्डर के केस के तौर पर अब संभालना शुरू कर दिया था। और पुलिस को पहले से ही शक ऐश्वर्या के ऊपर था, तो पुलिस ऑफिसर्स ऐश्वर्या के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने लगते हैं। और इसी टाइम पुलिस को ये बात पता चलती है कि ऐश्वर्या ने पिछले 1 महीने में लगभग तिरुमल नाम के एक व्यक्ति के पास 2000 के आसपास कॉल कर लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर इतने सारे कॉल, वो भी एक ही व्यक्ति को, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब इनके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए टाइम पीरियड को चेक किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि काफी सारे तो कॉल ऐसे भी थे जो कि 1-1 घंटे तक इन्होंने बातें की थी। और उसने अपने पति तेजेश्वर के पास तो पूरे के पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 150 या 160 बार कॉल किया था। तो आखिरकार जो ये तिरुमल नाम का व्यक्ति है, ये कौन है, इसके बारे में तो ऐश्वर्या ही अच्छे से बता पाएगी। पुलिस इस टाइम ऐश्वर्या को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि एक बंदे का मर्डर हो चुका था और ऐश्वर्या जो लगातार एक अननोन बंदे के साथ बातें कर रही थी, आखिरकार वो कौन था, इसके बारे में तो पुलिस को कुछ भी पता ही नहीं था। तो पुलिस ने ऐश्वर्या को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू की। इसके साथ साथ ऐश्वर्या की मां से भी पूछताछ की जाती है, इनके सारे के सारे परिवार के लोगों से इस टाइम पूछताछ की जाती है। और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी निकलकर सामने आती है। ये बात पता चलती है कि इन दोनों की शादी हुई उससे पहले ऐश्वर्या की मां सुजाता एक बैंक में साफ सफाई का काम किया करती थी और वहीं पर उस बैंक के ब्रांच मैनेजर के साथ सुजाता की बातचीत शुरू हो जाती है। और ये बातचीत करने वाला मैनेजर कोई और नहीं जबकि तिरुमल ही था। ये दोनों आपस में शुरुआत में तो नॉर्मली बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके थे। बैंक का ब्रांच मैनेजर तिरुमल इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 35 साल का था, लेकिन जैसे तैसे कर वो सुजाता के चक्रों में फंस जाता है। और उसके बाद तो इनका फिजिकल रिलेशन बनाना, बाहर घूमना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। सुजाता कभी कभार किन्हीं कामों के चलते बैंक में साफ सफाई के लिए नहीं जा पाती थी, तो वो कभी कभार अपनी बेटी ऐश्वर्या को वहां पर भेज दिया करती थी। और दूसरी तरफ तिरुमल तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वेट करता रहा करता था कि अब दोबारा से सुजाता यहाँ पर बैंक में आएगी, उसके साथ वो मीठी मीठी बातें करेगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता कि आज तो सुजाता आई ही नहीं जबकि उसकी बेटी यहाँ पर सफाई के लिए आई है, तो धीरे धीरे कर वो उसकी बेटी ऐश्वर्या के भी नजदीक जाने लगता है। और इस बंदे ने अब उसकी ना तो माँ को बख्शा था और ना ही उसकी बेटी को। उसकी सुजाता और ऐश्वर्या दोनों के साथ ही रिलेशनशिप चल रही थी। वो उन दोनों के ही साथ वो सारे काम करता जो भी उसके मन में आया करती थी। और उसका भी खास कारण ये था कि तिरुमल की करीबन 8 साल पहले शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हुए थे। पहले तो वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि ये मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, तो धीरे धीरे कर वो उससे दूर होने लगता है। और वो बैंक में जब आया करता था तो वो यहीं पर सुजाता से मिलता है। उसके बाद इन दोनों का आपस में अफेयर शुरू हो जाता है। और उसके बाद तो तिरुमल ने उसकी बेटी ऐश्वर्या तक को नहीं बख्शा। लेकिन सुजाता को जैसे ही इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो डायरेक्टली तिरुमल को भी कुछ कह नहीं सकती थी। और इसी टाइम सुजाता के दिमाग में ये बात आती है कि उसकी बेटी अब शादी के लायक हो चुकी है, तो क्यों नहीं इसे अगर इसकी वो शादी कर देती है एक अच्छे से घर में,
उसके बाद तो ये तिरुमल से मिल ही नहीं पाएगी और इन दोनों के बीच इसकी बेटी नहीं आएगी। यही बात सोचकर उसने एक लड़के की तलाश शुरू कर दी और इसी टाइम तेजेश्वर उसके सामने आता है। वो जैसे तैसे कर हर एक चीज के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि इस टाइम उसकी बेटी कैसे हालातों में है। अगर उसकी टाइम से शादी नहीं की जाती तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इनकी शादी 18 मई 2025 को तय की जाती है, लेकिन शादी से करीबन 5-6 दिन पहले ही 13 मई 2025 को ऐश्वर्या अपने घर से गायब हो जाती है। किसी को कुछ भी नहीं पता, सारे के सारे शादी के कार्ड बट चुके थे, शादी की अब काफी सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन लड़की अचानक से गायब हो जाती है। इस घटना के 2-3 दिन बाद 16 मई 2025 को वो वापस घर पर भी आ जाती है। दूसरी तरफ तेजेश्वर के माता पिता इस रिश्ते से बिल्कुल साफ इनकार कर चुके थे कि आपकी बेटी अभी से इतने सारे ड्रामे कर रही है तो शादी के बाद तो पता नहीं ये क्या कुछ करेगी, तो हम लोग ये शादी नहीं करने वाले। लेकिन दूसरी तरफ तेजेश्वर इस टाइम तक ऐश्वर्या से प्यार करने लगा था। उसने ऐश्वर्या के साथ बैठकर आराम से बातचीत करनी शुरू की। उसने कारण पूछा कि आखिरकार तुम इस तरीके से भाग क्यों गई थी, बिना बताए ऐसे तुम कहां पर गायब हो गई थी। ऐश्वर्या ने बताया कि उसकी माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन लगातार जो दहेज का प्रेशर हम लोगों के ऊपर बन रहा था कि शादी में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं सारी चीजों से परेशान होकर उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि उसे तो शादी ही नहीं करनी, और वो इस टाइम अपनी एक दोस्त के यहाँ पर चली गई थी। तेजेश्वर उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है और उसके बाद उसने अपने माता पिता को भी समझाने की कोशिश की कि जो ये लड़की भाग कर गई थी इसमें इसकी गलती नहीं है, जबकि इसके हालात ही कुछ ऐसे हैं। और तब तक उसने ऐश्वर्या को भी समझा दिया था कि हमें ज्यादा दहेज की जरूरत नहीं है, बस तुम आराम से मेरे घर पर आओ और उसके बाद मेरे परिवार को संभाल लो। ऐश्वर्या इस बात के लिए तैयार हो जाती है और जैसा कि तय किया गया था 18 मई 2025 को इनकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन इस टाइम ऐश्वर्या नॉर्मली भाग कर नहीं गई थी, जबकि वो भागकर तिरुमल के पास गई थी। उसने साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तिरुमल ने उसे समझाना शुरू किया कि ऐसे तो हम नहीं मिल सकते, लेकिन जहां पर तुम्हारी शादी हो रही है उस व्यक्ति के साथ तो अगर तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद हो सकता है कि इन्हीं कारणों के चलते अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो तुम कहां पर जाओगी। उसके बाद तुम्हारे पास काफी सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि जिस बंदे के साथ तुम्हारी शादी हुई है उसके पास काफी सारा पैसा होगा, उसकी जितनी भी जमीन जायदाद होगी वो तुम्हारे नाम होने वाली है। और इस तरीके से तिरुमल ने उसे तैयार करके वापस शादी के लिए भेजा था। यहाँ पर आकर वो बड़े ही धूमधाम से, जैसे कि उसके परिवार के लोग चाहते थे, दूसरी तरफ तेजेश्वर के माता पिता और तेजेश्वर चाहता था वैसे ही शादी की जाती है। और उसके बाद तो 1 महीना अभी बीता होगा कि तिरुमल ने 3 किराए के गुंडों को हायर कर लिया। सुपारी किलर्स को उसने इस टाइम हायर कर लिया था 3 से 4 लाख रुपयों के अंदर, और उसके तौर पर नागेश, राजू और परशुराम सामने आते हैं। उसने सारी की सारी बातें उन्हें समझा दी थी कि भाई हमें इस व्यक्ति को मारना है, तुम्हें जिस भी तरीके से मारना हो तुम अपना प्लान बना लो। और जैसे ही राजू को इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो उन तीनों ने ही मिलकर ये प्लान बनाना शुरू किया कि आखिरकार वो बंदा काम क्या करता है। उन्होंने एक जीपीएस ट्रैकर इस टाइम तिरुमल को दे दिया था और ये बात कही कि भाई जहां पर भी वो बंदा जाता हो हम लोगों को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा, जैसे तैसे कर तो उसकी गाड़ी में ये फिट करवा दे। उसने वो जीपीएस ट्रैकर ऐश्वर्या को दिया और ऐश्वर्या ने वो ट्रैकर तेजेश्वर की बाइक में लगा दिया। उसके बाद उसकी लोकेशन उन लोगों के पास पहुंच ही जाया करती थी। और जैसे ही 18 जून का टाइम आता है तो इसके ये जो सुपारी किलर थे वो पहले से ही तैयार हो चुके थे, उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल चुका था और वो लोग एक कस्टमर बनकर सीधा का सीधा तेजेश्वर के पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने ये बात कही कि भाई हमें अपनी जमीन नपवानी है, यहाँ पर वो जमीन है। वो उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठा कर लेकर जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही चाकू निकालकर वो लोग उसे काफी ज्यादा बेरहमी से मार डालते हैं। और उसके बाद इस जगह से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर तुगली मिट्टा नहर के पास ले जाकर उसे झाड़ियों में फेंक देते हैं। उनका ये अंदाजा था कि इसे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा और जितने भी इसके डॉक्यूमेंट वगैरह थे, बैग थे, बाकी इक्विपमेंट इसने अपने साथ ले रखे थे, वो सारे के सारे इनके द्वारा नहर में फेंक दिए जाते हैं। ऐश्वर्या इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी कि इसके पति को निपटा दिया गया है और अब इसके लवर के बीच और
इसके बीच कोई भी नहीं आने वाला है। जिस भी तरीके से ये रहना चाहे बड़े ही मजे से रह सकती है। जब इसके माता पिता ने पूछताछ करनी शुरू की कि बेटा अभी तक तेजेश्वर वापस घर पर नहीं आया है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई जानकारी आई है, तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस टाइम बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और पुलिस को जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो इन सारे ही सुपारी किलर्स को वहीं के एक चेक पोस्ट पर जब उनकी तलाशी ली जा रही थी तो वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी तिरुमल बचा हुआ था। उसके बारे में पुलिस ऑफिसर्स ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल रहे थे कि उसके बारे में ये बात पता चलती है कि वो इस टाइम हैदराबाद एयरपोर्ट पर है, तो वहीं से उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन सारे ही लोगों को पुलिस के द्वारा आखिर में पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर कि इस टाइम इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में जान लिया है, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहां पर कि तेजेश्वर की तो कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने लालच के लिए, पैसे की भूख के चलते उस बेचारे की जान ले ली। टाइम था 12 जुलाई 2025 का और जगह थी महाराष्ट्र का मुंबई। जब शाम के करीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हुआ था और एक भरत अहीर नाम का व्यक्ति वापस अपने घर पर पहुंचता है। लेकिन जब उसके घर वालों ने जब वो बंदा अपने घर पर पहुंचता है उसकी पहली कंडीशन को देखा तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा वो किसके साथ लड़ाई करके आया है कि उसके कपड़े फटने की हालात में हो चुके हैं, उसका पूरा का पूरा मुंह इस टाइम लाल हो चुका है और भी इसे चोट के काफी सारे निशान हैं। तो ऐसा इसके साथ क्या हो गया? और इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए इसके परिवार के लोग जब इसके पास पहुंचते हैं, उसे आराम से बैठाकर उससे पूछताछ जब करने लगते हैं, तो भरत ने अपने परिवार के लोगों को ये बात बताई कि जब वो बाइक से वापस घर की तरफ आ रहा था तो बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी कारण उसके अब ये हालात हैं। और इसी टाइम उसकी पत्नी वहां पर आ पहुंचती है। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो भी परेशान हो जाती है और वो ये बात कहती है कि इससे बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले मुझे ले जाकर इसे फर्स्ट एड में जो जो दवाइयां लग सकती हैं वो लगानी चाहिए। जितने भी इसके शरीर पर घाव आ चुके हैं उन्हें हमें साफ करना चाहिए। और उसकी पत्नी उसे अपने साथ लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहां पर जाकर वो उसकी देख रेख करने लगती है, उसे संभालने लगती है कि इतनी ज्यादा बुरी तरीके से उसका पति कहां पर चोटें खाकर आ गया है। और उसके बाद एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन भरत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और इस घटना के करीबन 3 से 4 दिन बाद ही इसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि इसकी बेटी श्रेया ने अपने चाचा चाची के पास कॉल कर दिया, बाकी सारे परिवार के सदस्यों के पास कॉल कर दिया और ये बात बताई कि उसके पिता की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो उसके परिवार के लोग भरत के पास जल्द ही जा पहुंचते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर यानी सुपर स्पेशलिटी वहां का जो पास का हॉस्पिटल था उसमें ले जाकर उसे एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर्स ने जब उसकी सारी की सारी रिपोर्ट करवाई, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को जब चेक किया तो ये बात पता चलती है कि ये जो बंदा इस टाइम लगातार उल्टियां कर रहा है, इसका जो बार बार तबीयत बिगड़ रही है, इसका मेन कारण ये है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स इस टाइम काफी हद तक इंजर्ड हो चुके हैं, उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई हैं। आखिरकार इसका क्या कारण है? और उसी टाइम भरत की पत्नी राजश्री सामने आती है और उसने डॉक्टर्स को सारी की सारी बातें बताई कि डॉक्टर साहब लगभग 12 तारीख की रात का टाइम था, उस टाइम इसके पति घर से बाहर गए हुए थे किसी काम के चलते, लेकिन जैसे ही वो वापस घर पर लौट कर आते हैं तो उनकी ऐसी हालत थी। पहले तो हमें यही बात लगती है कि शायद इन्हें बाहरी तौर पर ही चोटें लगी हुई होंगी और हम लोगों ने इनका इलाज घर पर ही फर्स्ट एड किट से कर दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इनके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। और आखिरी टाइम में तो इन्होंने हमें सिर्फ इतना ही बताया था कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से ये गिर गए थे और उसके बाद जैसे तैसे कर अपने आप को संभालते हुए ये घर पर पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट एड देकर उस टाइम तो मामला संभाल लिया था, लेकिन अब की तो कंडीशन आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू कर दीजिए और जितना जल्दी से इन्हें ठीक किया जा सके आप लोग इन्हें ठीक कर दीजिए। और इस टाइम भरत की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने उसके कुल 5 ऑपरेशन किए। उन्होंने देखा कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स में इस टाइम ब्लीडिंग हो रही है, तो वो सारी की सारे एक्स्ट्रा ब्लड को निकाला जाता है।
इसके अलावा जितनी भी दवाइयों से वो लोग उन्हें रिकवर करवा सकते थे उन्हें रिकवर करवाया जाता है। सिर पर भी उनके चोट लगी हुई थी, छाती पर काफी ज्यादा मात्रा में चोट लगी हुई थी, लीवर तो उनका काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। लेकिन इसी बीच डॉक्टर्स ने ये चीज नोटिस जरूर की कि जब भी इसकी पत्नी इससे मिलने के लिए आती है तो इसका बीपी बार बार हाई हो जाता है। डॉक्टर्स इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तब तक डॉक्टर्स ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि कुछ इस तरीके से एक केस हम लोगों के पास आया है। ये बताया जा रहा है कि इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो अच्छे से तो वो मरीज ही बता पाएगा कि उसका एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था, कौन सी गाड़ी के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से इसे चोट लगी हुई है एक्सीडेंट तो इसका काफी ज्यादा भयानक हुआ है। उस टाइम पुलिस ने आकर भरत से बातें करने की कोशिश की थी और भरत ने भी यही बात पुलिस को बताई थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन जो कुछ भी बातें भरत ने पुलिस को बताई थी, पुलिस ने जाकर जब इन चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो पुलिस को पता चलता है कि ऐसा कुछ तो यहाँ पर हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां पर लगे हुए सारे के सारे कैमरों को पुलिस वालों ने अच्छे से छान मारा था। जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था उसके 2 घंटे पहले और बाद तक की सारी वीडियो देख ली थी। लेकिन भरत तो उस स्पेसिफिक जगह पर था ही नहीं जहां पर कि उसने बताया था कि वो गया था और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स को डॉक्टर्स ने ये बात भी बताई कि जनाब हमें ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि जब भी इसकी पत्नी इससे मिलने के लिए आती है तो भरत का बीपी लगातार बढ़ता ही जाता है और जैसे ही ये इसके पास से जाती है तब जाकर इसका बीपी नॉर्मल होता है। तो हम लोगों को अच्छे से तो इन चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हमें पता था वो हमने आपको बता ही दिया है। और अब पुलिस को भरत की पत्नी राजश्री के ऊपर ही शक होने लगता है कि हो सकता है इस महिला के अंदर गड़बड़ हो, क्योंकि हर एक चीज में ये आगे आकर खुद ही पूरी की पूरी कहानी बताने लगती है कि इसके साथ हुआ क्या था। इसे तो वो बोलने तक नहीं देती। तो पुलिस ऑफिसर्स दोबारा से भरत के पास जा पहुंचते हैं, उसे पूछताछ जब करने लगते हैं तो भरत इस टाइम कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। तो पुलिस ने अब इनके परिवार के बाकी सदस्यों से जब बातें करनी शुरू की तो इसी टाइम भरत की 13 साल की बेटी जो कि अभी सिर्फ 7th क्लास में थी, श्रेया, वो पुलिस के सामने आती है। पुलिस ने जब श्रेया से पूछताछ करनी शुरू की तो ये बात पता चलती है कि उस दिन भरत वापिस अपने घर पर आ चुका था, लेकिन उसके बाद पता नहीं किन कारणों के चलते वो घर से बाहर गया था। उसके पीछे पीछे राजश्री भी गई थी और इस टाइम वो लड़की अपने घर की छत पर थी। और ये सारी ही घटना कहीं और नहीं जबकि इनके घर से 30 या 40 मीटर दूर हुई थी। और यही कारण था कि श्रेया इस टाइम अपनी छत पर खड़ी थी। वो इन सारी ही चीजों को बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसने सारी ही चीजें पुलिस को डिटेल से बताई और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स राजश्री के पास जा पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद जाकर उन्होंने भरत को भी सारी ही चीजें बताई कि अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप हमें बता दीजिए कि आखिरी टाइम में हुआ क्या था। और भरत पुलिस को पूरी ही घटना के बारे में डिटेल से बताने भी लगता है। इस टाइम वो अच्छे से तो बोल नहीं सकता था, लेकिन जो चीजें वो बोल नहीं पाया वो सारी ही चीजें उसने लिखकर पुलिस को बताई। उसने बताया कि ये सारी की सारी घटना 12 जुलाई को ही घटी थी, जब वो रात को वापस अपने घर पर आ चुका था और इसी टाइम उसने देखा कि उसकी पत्नी के मोबाइल पर किसी का फोन आया हुआ है। उसने वो फोन उठाया, उससे बातें करने शुरू की और इसी टाइम उसे पता चलता है कि ये बंदा दूसरी तरफ जो कॉल पर है ये कोई और नहीं जबकि उनके पड़ोस में ही रहने वाला चंद्रशेखर है। और ये बंदा इसकी पत्नी के साथ पिछले काफी दिनों से है। इसकी पत्नी को इसने काफी बार समझाया था कि वो उसके साथ अपना रिलेशनशिप छोड़ दे, लेकिन इसकी पत्नी तो मानने के लिए तैयार थी ही नहीं। वो हर बार हाँ भर लिया करती थी, लेकिन उसके बाद वो इतनी ज्यादा आजाद अब हो चुकी थी क्योंकि ये खुद एक मेकअप आर्टिस्ट था। यहाँ पर मुंबई में चलने वाली फिल्मों के काफी सारे किरदारों को ये मेकअप को संभाला करता था, जिसके चलते ये हो सकता है कभी कभार तो दिन में ही नहीं जबकि रात को भी बाहर इसे रहना पड़े। और यही कारण था कि ये अपनी पत्नी के ऊपर ज्यादा ध्यान तो नहीं दे पाता था। और दूसरी तरफ राजश्री इनके पड़ोस में ही रहने वाले चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप बनाने लगती है। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने लगी थी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर की भी पूजा नाम की लड़की के साथ शादी हो चुकी थी, लेकिन वो भी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जितना हो सकता उतना टाइम बिताते। धीरे धीरे कर इन सारी ही चीजों के बारे में भरत के परिवार वालों को भी पता चल जाता है। उन्होंने राजश्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजश्री मना कर देती है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी के चलते, जहां अगर वो मार्केट में जाते हो तो उनके साथ चली जाया करती थी और वापस घर पर आ जाया करती थी। लेकिन इसके बारे में इसके
के परिवार के लोग काफी अच्छे से समझ सकते थे कि किस तरीके से ये लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और सरेआम ये लोग हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन सच्चाई इनके घर वालों को काफी अच्छे से पता थी, तो उन्होंने उसे समझाना शुरू किया। इन सारी ही चीजों के बारे में उन्होंने भरत को भी बताया। भरत भी राजश्री को समझाने की कोशिश करता है कि अब हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, ये लगातार बड़े होते जा रहे हैं, आगे चलकर इनके फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो तुम जरा सोच कर देखो और तुम्हें जो कुछ भी तुम ये इस टाइम कर रही हो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सारी ही चीजों के बारे में वो बार बार राजश्री को समझाया करता था और राजश्री और चंद्रशेखर एक दूसरे के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो चुके थे कि अब वो किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहते थे, जिसके चलते आखिर में इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग भरत को पीटने वाले हैं। इतना ज्यादा बुरे तरीके से वो लोग इसे पीटेंगे कि या तो इसकी जान निकल जाए या फिर अगर ये जिंदा भी रहता है तो ये उठकर चलने के लायक तक ना बचे। इस चीज के लिए चंद्रशेखर भी तैयार हो जाता है और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए इस टाइम ये फोन किया गया था, लेकिन फोन तो खुद भरत ने उठा लिया। जिसके बाद भरत उसे फोन पर ही समझाने लगता है कि भाई जो कुछ भी तू आज के टाइम में कर रहा है, एक तो तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, दूसरी तरफ तेरी भी शादी हो चुकी है, तू अपनी पत्नी पूजा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके चलते अब चंद्रशेखर इसी चीज की तो वेट कर रहा था कि किस तरीके से इसके साथ लड़ाई की जा सके। तो चंद्रशेखर ने यह बात कही कि क्या हम लोग आमने सामने खड़े होकर बातें कर सकते हैं। इस बात के लिए भरत भी तैयार हो जाता है। तब तक राजश्री वहां पर आ चुकी थी और राजश्री को भी पता चल जाता है कि गलती से उसका जो मोबाइल उसे उठाना था वो इस टाइम भरत ने उठा लिया है। तो अब ये लोग आपस में बातें करते हैं और दूसरी तरफ भरत ने ये बात अपनी पत्नी राजश्री से कही कि चंद्रशेखर ने मुझे इस तरीके से बुलाया है, तुम यहीं रुको, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तो राजश्री ने कहा कि तुम अकेले मत जाओ, हो सकता है वहां पर लड़ाई वगैरह तुम लोगों के बीच हो जाए, तो मैं कम से कम तुम्हें छुड़वा तो दूंगी। ये बात बोलकर वो दोनों के दोनों अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और कुछ एक दूर जाकर वहीं पर इस टाइम तक चंद्रशेखर आ चुका था। इन्होंने मिलने का जो प्लान बनाया था वहां पर ये लोग बातें करने लगते हैं और इसी टाइम चंद्रशेखर अकेला नहीं आया था, जबकि वो अपने साथ अपने एक चचेरे भाई रंगा को अपने साथ लेकर आया था। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो राजश्री ने जाकर वहां पर सीधी की सीधी पलटी मार दी और ये बात चंद्रशेखर से कहनी शुरू कर दी कि इस आदमी का ऐसा बुरा हाल कर दो कि या तो इसकी जान निकल जाए और अगर ये जिंदा भी रहता है तो अगले 1-1.5 साल तक ये चल फिर तो बिल्कुल भी ना पाए, ये पूरे तरीके से बेड पर ही पड़ा सड़ता रहे। और बस इतना ही कहने की जरूरत थी कि चंद्रशेखर ने और रंगा ने भरत के ऊपर हमला कर दिया। वो लोग बुरे तरीके से इसे पीटने लगते हैं और ये सारी की सारी चीजें इस टाइम छत पर खड़े होकर उसकी 13 साल की बेटी श्रेया अपनी आंखों से देख रही थी। वो देख रही थी कि इस टाइम इसकी माँ वहीं पर इसके पिता के पास खड़ी हुई है। वो उसे छुड़वाने की बजाय दूसरी तरफ इनके पड़ोस में रहने वाले चंद्रशेखर को ये बात बोल रही है कि इसको मार मार कर अधमरा कर दो, भले ही इसकी जान निकल जाए, आगे की आगे देखी जाएगी। इन सारी ही चीजों के बारे में अब वो काफी अच्छे से देख चुकी थी और जैसे ही वो घर के नीचे आती है और दूसरी तरफ इस टाइम तक राजश्री तो घर में पहले ही आ चुकी थी, उसने आने से पहले भरत को ये बात बोल दी थी कि घर के अंदर जाकर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, अगर वो बताता है तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। और भरत इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि 2 बंदों ने इसे कितना ज्यादा बुरे तरीके से पीटा है, इसकी जान निकलने को हो चुकी है और दूसरी तरफ और अब भी ये महिला इस तरीके की बातें कर रही है। तो दूसरी तरफ भरत अब पूरे तरीके से हाथ खड़े कर चुका था कि जो कुछ भी तुम मुझे कहोगे मैं कहने के लिए तैयार हूँ। और इसी टाइम राजश्री ने ये बात कही थी कि तुम्हें अंदर जाकर सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम बाइक पर जा रहे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम गिर गए, आगे का मामला मैं खुद संभाल लूंगी। ये बात बोलकर वो अंदर चली जाती है। उसके कुछ ही देर बाद जैसे तैसे कर अपने आप को संभालते हुए भरत भी घर के अंदर जाता है और वहां पर जाकर जैसे ही उसके परिवार के लोगों ने उसे देखा तो वो लोग उसे संभालने लगते हैं। और उसके बाद राजश्री की एंट्री होती है। वो वहां पर जाकर उसे संभालते हुए ये बात कहती है कि अब जैसे भी इसकी हालत है पहले हमें इसे फर्स्ट एड देनी चाहिए। और फर्स्ट एड के नाम पर वो भरत को अपने कमरे में लेकर जाती है। वहां पर जाकर उसे मरहम पट्टी करने लगती है और वहीं पर वो दोबारा
दोबारा से उसे डराती है कि अगर तुमने किसी को भी इस चीज के बारे में बताया कि ये सारा ही कांड तुम्हारे साथ किस तरीके से हुआ है, तो तुम हो सकता है पूरे तरीके से अपनी जिंदगी गंवा दो। इस तरीके से तुम्हें तड़पने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस टाइम जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था, उसके इंटरनल ऑर्गन्स में लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। तो इस टाइम भी राजश्री को चिंता तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो तो वेट कर रही थी कि भले ही इसके पति की जान ही क्यों न चली जाए, उसके बाद ये चंद्रशेखर से दिल खोलकर मिल पाएगी। इन्हीं सारी चीजों के बारे में वो इस टाइम सोच रही थी। और दूसरी तरफ उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा भी दिया जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाकर भी इन्हीं सारी चीजों के बारे में उसे याद दिलाने लगती है कि हो सकता है यहाँ पर ये डॉक्टर्स पुलिस वालों को बुला लें, तो तुम्हें पुलिस को कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो इतने सारे इंजेक्शन जो हैं उनमें से एक इंजेक्शन वो इसे लगाकर चली जाएगी, जिसके बाद ये अपना केस लड़ने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जिंदा ही नहीं रहने वाला है। वो पूरे तरीके से इस टाइम इसे डरा चुकी थी। और दूसरी तरफ भरत डर भी रहा था। और यही कारण था कि जब भी उसकी पत्नी हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आया करती थी, तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि जब भी ये महिला अपने पति से मिलने के लिए आती है तो इस के पति को तो खुश हो जाना चाहिए कि इसके फैमिली के सदस्य यहाँ पर इससे मिलने के लिए आए हैं, जबकि इसका तो लगातार बीपी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब पुलिस को सारी ही चीजों के बारे में पता चल चुका था। दूसरी तरफ उन्होंने जाकर जब भरत से इन सारी चीजों के बारे में पूछा, तो भरत ने भी जो कुछ भी वो पुलिस ऑफिसर्स को बता सकता था वो सारी ही बातें बता दी, क्योंकि इस टाइम तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और 5 अगस्त आते आते तो उसने अपनी जान ही गंवा दी। लेकिन पुलिस को सच्चाई का पता चल चुका था, तो पुलिस ने सबसे पहले तो राजश्री को, उसके प्रेमी चंद्रशेखर को और उसके भाई रंगा को गिरफ्तार कर लिया। और अभी भी इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। और दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी को सुन लिया है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार उसने जो एक आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, उसका खुद का घर इसमें उजड़ रहा था, सामने वाले व्यक्ति का भी घर उजड़ रहा था, लेकिन उसने इन सारी ही चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और जैसा कि अब उसने सोचा था कि भले ही उसके पति की जान ही क्यों न निकल जाए, उसके पति की जान सच में ही निकल गई। तो उसके पति ने अपनी जान गंवा दी, जहां पर कि उस बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसकी पत्नी के आशिक मिजाज के कारण। लेकिन इन एक बंदे ने अपनी जान गंवा दी, दूसरी अब जेल में जाने वाली है। लेकिन पीछे रह चुके उन 3 बच्चों की क्या गलती थी, जो कि अब पूरे तरीके से बेसहारा हो चुके हैं।